हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। ठीक है, 2026 के लिए हम लोग जो है पीटी के टेस्ट जो कि विजन आईएएस का है, ठीक है, उसका इस समय डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है 9 टेस्ट तक डिस्कस कर लिया है। आज जो है 10 नंबर टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पॉलिटी पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जो है ये मेरा कंटेंट, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में, ठीक है, कथनों पर विचार करना है। और नीचे भी पढ़ो, कितने भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहचानना है कि भारत की संचित निधि पर कौन कौन जो है भारत की संचित निधि से पेमेंट किया था सैलरीज को। ठीक है, तो भारत की संचित निधि पे यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करेंगे वो जो है भारत की संचित निधि पर करेंगे। और जो राज्य संचित निधि होता है, राज्य संचित निधि, ठीक है, उसमें जो राज्य स्तर के होंगे वो जो है इसमें पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो राज्य के होंगे वो इसमें पेमेंट करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे। और निर्वाचन आयोग कब है, ये भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, राज्यपाल, जो गवर्नर है, राज्यपाल की परिनिधियां और भत्ते, ये सब राज्य में, जिस राज्य में राज्यपाल होगा उसका। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता, ये भी नहीं होगा, ये किसी जिस राज्य में वो काम कर रहे होंगे वहाँ के होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, तो इनमें भी होगा। 3 में है, तो इसलिए ऑप्शन देखो कोई है केवल 3, तो बी इज द करेक्ट, केवल 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किसी भी केंद्रीय मंत्री के समान होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, ये लोग जो है शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अंतर्गत ये लोग शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सभी लोग जो है मिनिस्टर्स जो है, ये सब शेड्यूल 3 के अंतर्गत जो है शपथ लेते हैं। शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 2 में जो है वेतन भत्ते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, स्टेट के बारे में। 4 में क्या है, शेड्यूल 4 में राज्यसभा की सीट से संबंधित है। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में। 6 में क्या है, 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, वहाँ के प्रशासन के बारे में। 7 तो आप जानते हो, 7 में जो है सब्जेक्ट की बात की गई। 8 में भाषा, लैंग्वेज। 9 में क्या है, 9 में पंचायत है। पंचायत है 9 में, नहीं, वो लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, वो शायद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो इसी से संबंधित। और जो है इधर देखते हैं 10th क्या है। ठीक है, 10 क्या है, 9 ये है, 9 ये क्या है, पंचायत से संबंधित। ठीक है, 9 ये जो है पंचायत से संबंधित। 10 जो है उससे संबंधित है, किससे, 10 जो है दल बदल विरोधी कानून। 11, 11 पंचायत से संबंधित है। 9 ये जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, 11 क्या है, पंचायत से संबंधित। 12 क्या है, नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह हम लोग शेड्यूल को याद करेंगे। पहला सही है इसमें। दूसरा, प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये गलत। फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगी, बिल्कुल, तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें जो है कितने सही हैं, एक सही है, 2 का ए। कितने सही हैं, एक सही है भाई, ये भी सही है। ठीक है, तो 2 सही है, गलती हो गई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 3 पे। 3 क्या है, संसद के सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकारों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत का संविधान संसद सदस्यों को भारतीय संसद में वाक एवं
स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। ये किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 105 के तहत, ठीक है। 194 ये स्टेट असेंबली में बोल सकता है कोई सदस्य उसका, ठीक है। तो पहला सदस्य सही है। दूसरा है उन्हें सत्र के दौरान, ठीक है, साथ ही सत्र से 40 दिन पहले और बाद में दीवानी और आपराधिक, दीवानी तक तो ठीक है, आपराधिक में नहीं। आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी छूट है। कोई अपराध मर्डर कर दिया तो नहीं पकड़े जाएंगे? पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। केवल दीवानी मामलों में उन्मुक्तियां प्राप्त है, ये ध्यान रखना, छूट है उन्हें। फिर चलते हैं 4 नंबर पे। करंट का क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार, ये बेसिकली मैथमेटिक्स से संबंधित है। अक्सर गणित का नोबेल इसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना। या गणित में उत्कृष्टता के लिए जो है प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष, ये भी सही है। SR श्रीनिवासन वर्धन एबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं, ये सही है। सी इज द करेक्ट, ठीक है। और जो है 2025 का जो है करंट में किसको दिया गया है? तो जापान के हैं मसाकी काशिवारा, मसाकी काशिवारा, ठीक है, इनको दिया गया। तो सी इज द करेक्ट। फिर चलते हैं 5th नंबर पे। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में, लोकसभा के विघटन के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल, जब तक नए जो लोकसभा अध्यक्ष न चुन जाएं तब तक वो अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। दूसरा, उन्हें इस समय कौन है? ओम बिरला है, तो ध्यान रखना ये भी। उन्हें साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है नहीं, ठीक है। आर्टिकल 94 कहता है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प के लिए सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो बहुमत प्रभावी बहुमत हो, साधारण बहुमत नहीं, प्रभावी बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे। 6 पे क्या है? निम्नलिखित में से कितने प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्वीकार्य हो सकते हैं? तो अविश्वास लोकसभा में तभी तो सरकार गिरेगी, स्थगन यस, निंदा यस। तो तीनों जो है, तीनों प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में स्वीकार हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा को सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व और वित्तीय मामलों में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। संविधान में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके तहत? 75(3) के तहत, आर्टिकल 75(3), ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। स्थगन प्रस्ताव अत्यधिक लोक महत्व के किसी मामले में, स्थगन प्रस्ताव किस लिए लाया जाएगा? लोक महत्व के किसी सब्जेक्ट पे, ठीक है। लोक महत्व के किसी मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए। निंदा प्रस्ताव संसद में यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, निंदा प्रस्ताव सरकार की विशिष्ट नीतियों या कार्यों की आलोचना करने के लिए एक संसदीय प्रस्ताव है, ठीक है। केवल लोकसभा में ही स्वीकार होगा क्योंकि लोकसभा ही ऐसे प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह ठहरा सकता है, ठीक है, इसलिए। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 पे चलते हैं। 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाते हैं, मतलब डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। तो जो भी बिल लोकसभा में पास होगा या लोकसभा में पेंडिंग होगा वो सब चले जाएंगे, ठीक है। कोई विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो एक जिसमें ऑप्शन नहीं होगा वो सही होगा। तो ये इसको काटो, इसको काटो। अब इसमें दोनों में छांटना है। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और लोकसभा में ही पूरा स्थापित हुआ था तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, यस, ये डिसॉल्व होगा। अब ये भी अभी दो दो इसमें भी बने, इसमें भी बने। कोई विधेयक जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली तो ये लंबित नहीं होगा। 3 को काट दो, तो बी इज द करेक्ट। 4 पढ़ो ना पढ़ो आंसर निकल आया। कोई विधेयक जिसे
लोकसभा द्वारा पारित किया गया है लेकिन राज्यसभा में लंबित, ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो 2 4 बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में। ठीक है, संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत होता है? 108 के तहत। जब सेशन न चल रहा हो या एक सेशन हो दूसरा ना हो तो फिर जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, इसमें स्पीकर अध्यक्षता करेंगे, उसके बाद जो वाइस स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर मतलब, उसके बाद जो है डिप्टी चेयरमैन करेंगे, चेयरमैन नहीं करते इसकी अध्यक्षता। ठीक है, इसमें लोकसभा का बोलबाला रहेगा क्योंकि सदस्य ज़्यादा रहते हैं। तो चलो इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो संयुक्त बैठक को संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा आह्वान किया जाता है। यस, ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती, बिल्कुल ठीक है, वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। संविधान के लागू होने के बाद से अब तक कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई। नहीं भाई, बुलाई गई। ठीक है, दहेज दहेज विधेयक निषेध विधेयक 1961 में बुलाई गई है। दूसरा, बैंकिंग सेवा आयोग निर्देशन विधेयक 1977 में बुलाई गई थी। इसके बाद आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा, ये 2002 में बुलाई गई। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर, 3 गलत। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, बजट प्रक्रिया के दौरान नीतिगत कटौती का प्रस्ताव, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो बेसिकली नीतिगत कटौती का अनुदान राशि, सॉरी 9 नंबर है। बजट प्रक्रिया में नीतिगत कटौती क्या है? तो अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपये करने का प्रस्ताव देकर किसी विशिष्ट सरकारी नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना। ठीक है, 100 रुपये की कटौती की बात करेगा तो कौन सा कटौती होगा? सांकेतिक कटौती। ठीक है, अगर यहाँ पर नीतिगत की जगह सांकेतिक कटौती लिखा होता तो 100 रुपये याद रखना। ठीक है, तो इस तरह जो है बी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पे, राष्ट्रपति की शक्तियों के माध्यम संदर्भ में है। ठीक है, तो क्या पूछता है? राष्ट्रपति की शक्ति, रुकना भाई। राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार संसद के किसी भी सदन को आहूत कर सकता, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अपने विवेकानुसार वो लोकसभा को भंग नहीं कर सकता, सत्रावसान नहीं कर सकता। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब उसको कहेगा तब करेगा, आर्टिकल 74 के तहत, सॉरी हाँ 74 के तहत वो बाध्यकारी है। ठीक है, और 85 और 83 के तहत वो लोकसभा को आहूत करते हैं। ठीक है, तो ये पहला गलत। दूसरा, एंग्लो इंडिया समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों को नाम निर्देशित नहीं कर सकता वो इस समय। ठीक है, तो पूछा है कि कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि 104 संविधान संशोधन 2020 में जो है इसको हटा दिया गया। तो दोनों गलत हो गए ऊपर के। फिर है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता के लिए लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकता है। यस, कर सकता है। तो ये इज द करेक्ट आंसर, एक ऑप्शन सही, 2 गलत। नेक्स्ट मूव करते हैं 11वें नंबर पर चलते हैं। भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में शून्यकाल के संबंध में पूछ रहा है। ठीक है, तो यह एक अनौपचारिक संसदीय व्यवस्था है जिसके माध्यम से संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के अति आवश्यक मामलों को उठा सकते हैं। यस, ठीक है, शून्यकाल में यही होता है। दूसरा, या दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है? नहीं। ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद नहीं होता क्योंकि राज्यसभा में यह दिन की बैठक के पहले घंटे में मनाया जाता है। ठीक है, और ये होता है 12 से 1 के बीच, इसे शून्यकाल बोलते हैं। एक अनौपचारिक संसदीय नवाचार है, 1960 में के आसपास हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत
शून्यकाल का उल्लेख लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी के भी प्रक्रिया एवं संचालन नियमों में नहीं है। ठीक है, यह संसदीय कार्यवाही के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है। तो इसको पूछेगा कि भारतीय नवाचार है, बिल्कुल भारतीय नवाचार है, भारत में इनोवेट किया है। ठीक है, यह 60 के दशक के आरंभ में प्रचलन में आया। यह एक परिपाटी के रूप में विकसित हुआ, लेकिन अब इसे मान्यता प्राप्त है और व्यवहार में इसका नियमित रूप से पालन किया जाता है। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 12। भारत की निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में, ठीक है, के बारे में पूछ रहा है कि निर्वाचक मंडल के बारे में कौन कौन वोटिंग करेंगे। तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, सभी जैसा वर्ड आ रहा है तो गलत, केवल निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। ठीक है, जो चुने गए हों, उसमें मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। पहला गलत। दूसरा, सभी राष्ट्रपति चुनावों के लिए सांसदों के मतों का मूल्य स्थिर होता है, नहीं। ठीक है, इस जो 2022 में चुनाव हुआ उसमें जो है 700 मत मूल्य था, 2017 वाले में 708। ठीक है, 708 था, तो इस तरह डिफरेंट था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। मत मूल्य निकालने का अपना फार्मूला होता है। 13 का चलते हैं। तो लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में ठीक है, उपाध्यक्ष जो है उन्हें पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ संविधान में नहीं है। ठीक है, 93 आर्टिकल 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी उल्लेख है। ठीक है, 2019 से अभी तो कोई उपाध्यक्ष ही नहीं नियुक्त हुए, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 94 आर्टिकल जो है उसमें जो है हटाने की बात की गई है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। ठीक है, दूसरा है, जब भी उन्हें किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वे स्वतः ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। यस, ये सही है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा। ठीक है, उन्हें जो है बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाएगा। पूर्ण बहुमत, तो यहाँ पे लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु सी के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। तो इस प्रकार जो है फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है, तो इसका आंसर बी, 13 का बी। फिर 14 पे चलते हैं। 14 क्या कहता है, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन से संबंधित है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए अधिकतम 20 सदस्यों को मनोनयन कह सकता है। 20 नहीं है भाई, 12 सदस्यों को आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, दूसरा है, मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती उनको अनुमति। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होते, नहीं भाई, मनोनीत हो चाहे चयनित हो, दोनों लोग मंत्री में भाग ले सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ जो है एक, केवल एक सही है, 2। नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यस, आर्टिकल 110 के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, दूसरा, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती। ठीक है, राज्यसभा जो धन विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, 14 दिन के अंदर उसे वापस करना होता। तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 16 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित अर्हताओं पर विचार कीजिए। लोकसभा का सदस्य बनने हेतु उपयुक्त अर्हताओं में से कितनी संविधान में उल्लिखित है। संविधान में क्या क्या उल्लिखित है ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, किसी संसदीय निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ये जो है संविधान में नहीं है, ये आरपीए एक्ट 1951 में, ठीक है। आरपीए एक्ट 1951 की धारा 3 से 10 ये लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हता निर्धारित की गई। तो इसका बी इज द करेक्ट, 16 का बी। फिर 17 पे चलते हैं। भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में प्रश्नकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों के लिए मंत्रियों से मौखिक उत्तर की उपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो वो तारांकित में बेसिकली और सूचना में, दो में जो है वो मौखिक उत्तर देते हैं, ठीक है। बाकी तारांकित में वो लिखित में देते हैं, इसमें जो है अतारांकित में ये लिखित रूप में उत्तर देते हैं, ठीक है, सदस्यों को लिखित उत्तर। इसमें इसमें दोनों में जो है मौखिक उत्तर देते हैं, तो ये ध्यान रखना, मौखिक उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पे। भारतीय संसद में पारित संकल्पों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सभी संकल्पों पर मतदान किया जाता है और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। पारित संकल्पों के संदर्भ में तो किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सदन की अनुमति के बिना वापस किया जा सकता है, ठीक है। तो जो है क्या है इसके बारे में, तो बेसिकली ये गलत है। क्यों? क्योंकि किसी सदस्य द्वारा संकल्पित प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सदन की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कह रहा है वापस अनुमति के बिना वापस किया जाता नहीं। दूसरा, सभी संकल्पों पर मतदान किया जा सकता है और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, यस। सभी संकल्प मूल प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्ताव मूल प्रस्ताव हों। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्तावों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाए, जबकि सभी संकल्पों पर मतदान होना आवश्यक है, ठीक है। तो 2 इज द राइट, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, ठीक है। ये किसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे जो है ध्यान केंद्रित के लिए आता है। तो इसे सरकार की कुछ नीतियों के प्रति अस्वीकृत प्रकट करने के लिए नहीं, ये ध्यान आकर्षित करने के लिए आता है। बेसिकली ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिसके द्वारा कोई सदस्य किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित के लिए लाया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक महत्व, तो पहला गलत। दूसरा, संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है, बी इज द करेक्ट, ठीक है। फिर चलते 20। क्या है? भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, ठीक है। तो इसे लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, इसे लोकसभा में पारित के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, गलत। गलत है? नहीं, सही है। संविधान में प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बेसिकली कार्य संचालन नियम में है, नियम नंबर 193, ये नियम नंबर है ना कि आर्टिकल, ठीक है। तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 21। भारत में प्रमुख संसदीय प्राधिकारों की नियुक्ति और उन्हें पद हटाने के प्राधिकार के बारे में, तो देखो कौन सही है, ठीक है। तो इसमें जो है भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो ये गलत। लोक लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य करेंगे, तो राष्ट्रपति नहीं करेंगे, ये गलत। पद के द्वारा हटाएगा कौन? लोकसभा। तो ये सही, ठीक है। ये पूरे सही होगा तो सही होगा। भारत के यानी कि कैग को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। उन्हें हटाता कौन है? राष्ट्रपति ही हटाते हैं, ठीक है, जब उनके खिलाफ पारित हो जाता है प्रस्ताव। तो ये भी गलत, यानी कि एक भी सही नहीं है, कोई मिलान सही नहीं है, तो कोई सही नहीं है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं
22 नंबर, भारत में संसदीय पदों के संदर्भ में है। ठीक है, लोकसभा में सदन के नेता का पद प्रक्रिया, लोकसभा में सदन के नेता का पद प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल। दूसरा, विपक्ष के नेता के पद संवैधानिक मान्यता नहीं, ये जो है 1977 से जो है व्यवहार में है, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 23 पे, करंट का क्वेश्चन है, कुछ दो चार क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लैंटाना कैमारा क्या है? तो ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा सजावटी पौधों के रूप में भारत लाया गया था। ठीक है, इसके एलोपैथी गुण इसके आसपास स्थानीय पौधों के विकास को बाधित करते हैं। ठीक है, तो इसके सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 पे चलते हैं। ठीक है, 24 पे कृषि में नैनो सल्फर के संदर्भ में, तो नैनो सल्फर सरसों जैसी तिलहन फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। यस। ठीक है, दूसरा, नैनो सल्फर परंपरागत सल्फर उर्वरकों की तुलना में पोषक तत्वों का निछालन अधिक होता है। नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नैनो सल्फर का एक मुख्य लाभ पोषक तत्वों का कम निछालन है। ठीक है, दूसरा, नैनो सल्फर परंपरागत सल्फर की तुलना में पौधों को अधिक जैव उपलब्धता प्रदान करता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। 24 का सी। 25 चलते हैं, जंपिंग स्पाइडर के संदर्भ में है। ठीक है, 25 ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। यस, ये अपने शरीर की लंबाई से 30 गुना तक कूदने की सक्षम है। यस, ये केवल सघन उष्णकटिबंधीय, केवल जैसा वर्ड यूज हुआ तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो उष्णकटिबंधीय में नहीं ये, ठीक है, ध्रुवों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो एक सीमा में नहीं है, ये हर जगह पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर पे, सिंधु जल समझौता अक्सर न्यूज में बना होता है। ठीक है, जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ जब लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो है इसको वाटर को उसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, पश्चिम नदियों जो नॉर्थ की तरफ हो, यानी पश्चिम की तरफ हो, तो पश्चिम नदियाँ, पश्चिम नदियों में कौन कौन है? सिंधु है, झेलम है, चेनाब है। पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये सतलज है, ब्यास है। ठीक है, सतलज, ब्यास और रावी। इस तरह से तीन जो है इधर, तीन इधर की नदियां हैं, तीन ये। इस तीन नदियों का 80% पानी कौन यूज करता है? वर्ल्ड बैंक 1966 में 19 वर्ल्ड बैंक जो है 1960 में जो ट्रीटी कराता है भारत और पाकिस्तान से, उसमें तीन नदियों का, इन ऊपर वाले पश्चिमी तीन नदियों का 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज कर रहा है और 20% भारत, नीचे वाले की 80% इंडिया इंडिया ठीक है, और 20% पाकिस्तान। तो है जो है इसी के बारे में था। तो पूछ रहा है कि पश्चिमी नदियों में कौन कौन है, तो सिंध होगा, चेनाब होगा, झेलम होगा, 1 3 4, जिसमें बी इज द करेक्ट। ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट 27, सैन्य अभ्यास के बारे में पूछ रहा है। दस्तलिक भारत और किस देशों के बीच है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, दस्तलिक तो ये जो है अप्रैल में हुआ है 2025 में। ठीक है, ये देख लेना कि कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 28 पर, ये भी जो है करंट का ही क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित पांडुलिपियां जो है, कितनी पांडुलिपियां 2025 में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित की गई? तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को 20 द करेक्ट, दो को इंक्लूड किया गया। चलते हैं 29 और आज फुल टेस्ट डिस्कस किया जाएगा। तबीयत हमारा सही नहीं है तो और जो है वर्क करना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा
पीएम युवा 2.3 योजना क्या है, 2.0 योजना क्या है, 3.0 योजना क्या है, ठीक है, युवा 3.0 क्या है। तो ये बेसिकली पढ़ने लिखने और साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्राप्त प्रदान करना है, ठीक है, सी इज द करेक्ट। 30 चलते हैं। अभ्यास वरुण 2025 के संदर्भ में, ठीक है, अरुण वरुण ये किसके साथ होता है, ये फ्रांस के साथ होता है, तो ध्यान रखना, अरुण हो या वरुण हो, ये किसके साथ होगा, फ्रांस, ठीक है। भारत फ्रांस यूके के साथ हुआ है, नहीं, भारत फ्रांस के द्विपक्षीय है, तो ये गलत हुआ। उद्देश्य, नॉर्मल उद्देश्य लिखा है तो ये सही होगा। संयुक्त अभियानों के माध्यम से समुद्री सहयोग, अंतर संचालनीय को बढ़ावा, ठीक है, तो ये सब नॉर्मल स्टेटमेंट अक्सर सही होते हैं। ओके, अब चलते हैं 31 पे। तो एक और करंट का न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है, तंबाकू बोर्ड बनाया गया, भारतीय तंबाकू बोर्ड, ये निजामाबाद तेलंगाना में बनाया गया है, हेडक्वार्टर इसका, ठीक है। अब देखो, इसकी स्थापना भारत में तंबाकू के उत्पादन की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत की गई है, ठीक है। दूसरा, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कृषि में नहीं आता, उद्योग मंत्रालय में आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ए इज द करेक्ट। 32 क्या है, हरित नौका पहल के संदर्भ में, ठीक है, हरित नौका के पहल के संदर्भ में इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत में 100% हरित ईंधन चालित अंतर्देशीय जहाज़ों का लक्ष्य प्राप्त करना है, यस। या बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज़ों को हाइड्रोजन जैसे पर्यावरणीय रूप से संधारणीय ईंधन से परिवर्तित करने की सुविधा के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, एक और दो। भारतीय रिजर्व बैंक, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की, एक मिनट, 33। तो ये भी करंट का है, 33 जो है, भारतीय मौद्रिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अकोमोडेटिव उदार मौद्रिक नीति के रुख को संदर्भ में बताना है। तो इसका उद्देश्य सामान्य तौर पर ब्याज दरों को कम करके, ठीक है, प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करके आर्थिक समृद्धि का समर्थन करना है, यस, ठीक है। दूसरा गलत है, क्यों, क्योंकि जो है आमतौर पर यह तब अपनाया जाता है जब मुद्रास्फीति का दबाव अधिक होता है और मांग की में कटौती की आवश्यकता होती है, गलत, क्योंकि यदि मुद्रा का दबाव पहले से अधिक है तो आगे तरलता और ब्याज दरों में कटौती से स्थिति और खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दरें बढ़ाएगा या चलनिधि कम करेगा, न कि उसे समायोजित करेगा। तो इसका आंसर है जो है ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव करते 34। 34 क्या कहता है, कृषि में कार्बन हरित उर्वरक के उपयोग के लिए हरित अमोनिया का उत्पादन, यस।
दोपहिया वाहनों ऑटो रिक्शा में आंतरिक दहन इंजनों को शक्ति प्रदान करना। यस। ये किसका काम है? हरित हाइड्रोजन का अनुप्रयोग है सब। ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वाष्प भट्टी में कोयले के स्थान पर इस्पात उद्योग में अपचायक। तो तीनों इसके सही है। नार्मक अनुप्रयोग है। इस तरह के क्वेश्चन में सारे सही होते हैं। ठीक है, तो पेपर में नहीं छोड़ के आना चाहिए। भारत में श्रम बल भागीदारी LFPR के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि यह कार्यशील आयु की जनसंख्या के उस प्रतिशत को संदर्भित करता है जो या तो नियोजित है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है। ठीक है, ए इज द करेक्ट। दूसरा, ये जो है कह रहा है कि LFPR जो है रूरल में कम है, नहीं रूरल में अधिक है। रूरल में लगभग वो 36% महिलाएं जो है 37% महिलाएं काम काजू हैं, जबकि शहरों में 25%। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट, बी गलत। LFPR मतलब श्रम बल भागीदारी। नेक्स्ट, सुर्खियों में रहे इसरो के स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली ये ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले दो अंतरिक्ष यानों के बीच स्वायत्त डॉकिंग का प्रदर्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 37, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में। ठीक है, और इस योजना का लक्ष्य भारत भर में 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 1 करोड़ युवा को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा, विनिर्माण, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराना है। ये भी सही है। तीसरा है, इस योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला पूरा स्टाइपेंड प्रवित इंटर्न की मेजबानी करने वाली निजी क्षेत्रों की कंपनियों को वहन किया जाता है, नहीं। ठीक है, इसमें बेसिकली स्टाइपेंड वृत्त कंपनियों द्वारा पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है। इसके बजाय सरकार प्रतिमाह 4500 का भुगतान करती है। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 38, भारत सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है जल सुरक्षा और संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए पूरे भारत में जल निकायों का जीर्णोद्धार और विकास करना है। ठीक है, फिर चलते हैं 39, तो इस समय करंट ही चल रहा है इसमें। ठीक है, पॉलिटी लग रहा है गायब होगा फिर आगे मिलेगा। 39 क्या है? भारत में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ के संदर्भ में। ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर कुछ मानवीय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए घोषित किया जाता है। यस। दूसरा, 21 एक्ट के तहत है, तो ये जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत है, 72 के तहत नहीं है। तो ये इज द करेक्ट। फिर चलते हैं 40 पर। 40 पर क्या है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, इसका विस्तार चंबल बेसिन और मालवा पठार के क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट। कौन सा कवच रेलवे सुरक्षा प्रणाली की प्राथमिक कार्यप्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, तो बेसिकली ये है लोकोमोटिव और ट्रैक साइड इकाइयों के बीच रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID और रेडियो आधारित संचार। बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 42, क्राई 1AC क्राई 2AB विप 3A पदों की चर्चा के संदर्भ में। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली कीट प्रतिरोध के लिए कपास की फसलों में शामिल किया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट चलते हैं 43 पे, संसद की आचार संहिता के संदर्भ में।
ठीक है, अब फिर आ गए हम लोग पॉलिटी पे। तो संसद की आचार्य संहिता के बारे में है बेसिकली। पूछा है कौन सही नहीं है, तो लोकसभा आचार संहिता नहीं होती, होती है भाई, तो गलत है ये। कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत शिकायत समिति में कर सकता है, यस। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कदाचार संबंधी मामलों पर विचार करती है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है आचार्य समिति बनाम विशेषाधिकार समिति, किसी सांसद पर विशेषाधिकार के उल्लंघन की जांच हो सकती है। गैर सांसद भी विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी ठहराया जा सकता है। वह दिवस सदन की गरिमा और जैसे जो लोग आते हैं घूमने टहलने देखने, ऑडियंस, सदन की गरिमा और अधिकार पर आघात करता है। हालांकि आचार संहिता के मामले में केवल संसद ही कदाचार के लिए जांच होती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति नहीं, केवल संसद, एमपी। तो इसका आंसर हुआ सी, 1 और 3 गलत। नेक्स्ट चलते हैं 44, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ मिसाइल है, यस। ये केवल केवल जैसे वर्ड आ गया, केवल भूमि आधारित, भूमि नहीं, भूमि के साथ भूमि और जल पे भी, सी पे भी, डीआरडीओ द्वारा, यस, डीआरडीओ द्वारा। तो 1 और 3 इसके सही। नेक्स्ट चलते हैं 45 पे। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के बारे में, ठीक है। तो यह कुछ कृषिगत निर्यातों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, नहीं। ये जो है समर्थन मूल्य पेड़ा बेसिकली एमएसपी निर्धारित नहीं करता है, एमएसपी की घोषणा सीएसीपी करता है, ठीक है। उसके वो रिकमेंड करता है और मंत्रिमंडल जो होती है सीसीईए, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर, वो जो है डिसाइड करता है, ये रिकमेंड करता है। ओके, तो पहला गलत। दूसरा, अनुसूचित कृषि उत्पादों से संबंधित निर्यातकों के पंजीकरण और प्रमाणन के लिए उत्तरदायी प्राथमिक एजेंसी है, यस, बी इज द करेक्ट। सॉरी। फिर चलते हैं 46 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो है भागलपुर जिला बिहार में है, भागलपुर बिहार में है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? तो इसे जो है बिहार में वर्तमान में एक पाल शासक द्वारा, यस, पाल का उस शासक का नाम था धर्मपाल, धर्मपाल, ठीक है। ये बौद्ध शिक्षा, विशेष रूप से वज्रयान बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर चलते हैं 47 पे। तो कितने क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग हैं? तो मैंने बोला इस तरह के क्वेश्चन सारे सही होते हैं। तो जटिल लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का अनुपालन, यस, अनुकूलन, आणविक सिमुलेशन के माध्यम से त्वरित औषधियों की खोज, मौसम पूर्वानुमान, वित्तीय फंडिंग और जोखिम विश्लेषण, परिशुद्ध कृषि में सुधार। इसमें जो है चारों सही हुए, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 48, ओटावा कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बेसिकली विश्व भर में एंटी पर्सनल लैंड माइंस का उन्मूलन करना है, ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 49, भारतीय संसद के संदर्भ में व्यवगत नियम का तात्पर्य क्या है? ठीक है, व्यवगत नियम, डायल्यूशन क्या है? तो बेसिकली ये वित्तीय वर्ष के अंत में अव्यवस्थित अनुदानित धनराशि को भारतीय संचित निधि में वापस करना होता है, इसे व्यवगत नियम कहते हैं भारतीय संसद। नेक्स्ट, पेसा एक्ट जो है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा के अनिवार्य कार्य। तो कौन कौन से ग्राम सभा के अनिवार्य काम हैं? तो ये तीनों काम है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का मंजूरी देना, यस, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना, यस, योजनाओं के लिए पंचायत द्वारा निधियों की उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करना। तो तीनों सही है, ठीक है। फिर चलते हैं 51,
51 क्या है? पंचायत चुनाव के विषय में। ठीक है, पंचायत चुनाव के विषय में पंचायतों के लिए निर्वाचक नियमावली तैयारी और सभी चुनाव के संचालन की देखरेख, दिशा निर्देश और नियंत्रण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। यस, राज्य विधानमंडल के पास संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए पंचायतों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो सी इज द करेक्ट। ठीक है, फिर चलते हैं 52 पे। उद्यान पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में कौन है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, बिल्कुल ये सही है। सिखना जोलाबो राष्ट्रीय पार्क जो है असम में है। एराविकुलम ये केरला में। तो इसमें एक ऑप्शन केवल सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 53 में। 53 में कौन से प्रकार के संविधान द्वारा उल्लेखनीय नगर पालिकाओं का वर्णन है? तो नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है। तीनों है। औद्योगिक नगर हमने उन लोगों ने कभी नहीं सुना। ठीक है, फिर चलते हैं 54 पे। 54 क्या कहता है? स्थानीय निकाय है, शहरी निकाय, और किसके माध्यम से अधीन स्थापित किया गया? तो नगर निगम जो होता है राज्य के द्वारा, बिल्कुल। अधिसूचित क्षेत्र ये सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा स्थापित किया जाता है। छावनी जो है केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको स्थापित करती है। ठीक है, छावनी को। तो इसमें तीनों सही है, 1 2 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 55। परामर्शदात्री समितियां क्या होती हैं? तो ये बेसिकली ये समितियां सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर मंत्रियों और सांसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक चर्चाओं के लिए एक मंच। बिल्कुल सही। इसका गठन लोकसभा द्वारा किया जाता है? नहीं, इन समितियों का गठन जो है संसदीय कार्य मंत्रालय करता है, संसदीय मंत्रालय। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 56। 56 क्या है? भारतीय संसद की कौन सी समिति सदन की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है तथा सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन या अतिरिक्त प्रावधानों की सिफारिश करती है? तो नियम समिति है, डी नियम समिति। ठीक है, नेक्स्ट 57 पे चलते हैं। 57 है नगर निगमों के अंग के संबंध में। ठीक है, तो नगर निगम की परिषद की अध्यक्षता महापौर करता है, जो इसका कार्यकारी प्रमुख होता है। ये गलत है, क्योंकि परिषद का अध्यक्ष महापौर मेयर होता है, जिसे एक उप महापौर सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अधिकांश राज्यों में महापौर को 1 वर्ष के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। वह मूलतः एक प्रतीकात्मक और औपचारिक प्रमुख होता है। उसका मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। तो जो है ये गलत हुआ। ठीक है, दूसरा है अस्थायी समितियों का गठन इसलिए किया जाता है ताकि बड़ी आकार वाली परिषद के कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। यस। दूसरा, नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 58 पे। संसद की निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। समितियां केवल लोकसभा में ही अस्तित्व में जो आती हैं। ठीक है, तो निजी सदस्य विधेयक और संकल्प समिति, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति। दूसरा जो है सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकारी आश्वासन समिति ये दोनों में आती है।
इसमें जो है लोकसभा के 15 और उसके 10 सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के। तो इसका सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। 59, कौन सा अभियान भारतीय सेना द्वारा हाल ही में म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा प्रदान करने के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त था। करुणा भी इसी से था। ये 2023 में जो है साइक्लोन आया था उसके लिए, ठीक है। ब्रह्मा जो है किसके लिए था? ऑपरेशन ब्रह्मा, सॉरी, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार से संबंधित था। अभी जो हाल ही में भूकंप आया था वो भूकंप वाला इसी से संबंधित, बी इज द करेक्ट, ठीक है। म्यांमार भूकंप, ऑपरेशन ब्रह्मा। दोस्त, ये तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था 2023 में उसके लिए। मैत्री, ये नेपाल में था, 2015 में भूकंप आया था, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर पे। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में पूछ रहा है। इसका स्थापना जो 1964 में संथानम समिति नहीं किया था, इसका सिफारिश कृष्ण मेनन ने किया था, कृष्णा मेनन कमेटी, ओके। दूसरा है, यद्यपि इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, फिर भी इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही चुना जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, तो अध्यक्ष यही लोकसभा से लिए जाते हैं। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 61, शहरी स्थानीय शासन की सदस्यता के संबंध में है, ठीक है। तो नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका के लोगों से चुने जाते हैं, सभी सदस्य नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। नगर पालिका के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नगर पालिका सभी सीटें क्षेत्र के सीमांकन के लिए निर्वाचन में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत विधायकों, सांसदों और विशेषज्ञों को अप्रत्यक्ष चुनाव या नामांकन के माध्यम से नगर पालिका में प्रतिनिधि दिया जाता है। पहला गलत। किसी विशेष राज्य में निर्वाचित राज्यसभा का सदस्य उस राज्य की किसी नगर पालिका का सदस्य हो सकता है? नहीं, क्योंकि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं वह होंगे। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ठीक है, तो सी हुई थी, भारत में नगर निगम की स्थापना। ये कब हुई थी? ये 1688 में मद्रास में हुई थी, 1688 मद्रास, ठीक है। छावनी अधिनियम 1912, लॉर्ड रिपन 1882 का प्रस्ताव आया था। और ये विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन, ये कब था? ये 1907 था, ठीक है। छावनी 1924 था, 12 नहीं, 1924। तो इस तरह से सी इज द करेक्ट। पे चलते हैं 63 पे, जिला योजना समिति के संदर्भ में, ठीक है। तो यह समिति जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं को समेकित करती है। यस। दूसरा, अंतिम रूप से तैयार विकास योजना का प्रारूप राज्यपाल को भेजा जाता है, जो इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। गलत, ठीक है। बेसिकली प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजनाओं को राज्य सरकार के को भेजता है। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट 64 पे चलते हैं। 64 क्या है? संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को उपयुक्त में से कितने क्षेत्रों पर लागू किया जा सकता है? तो केवल एक पे लागू किया जा सकता है, 5वीं अनुसूची वाले राज्यों पर। ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट 65 चलते हैं। राज्य वित्त आयोग
राज्य वित्त आयोग के संबंध में है। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यस, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत के संविधान में आयोग की संरचना उसके सदस्यों की आवश्यक योग्यताओं और उनके चयन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। ये गलत है। संविधान में आयोग की संरचना का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडल आयोग की संरचना उनके सदस्यों की आवश्यक योग्यताओं और उनके चयन की प्रक्रिया के विषय में प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 66। 66 क्या है, ग्राम सभा शब्द संविधान में परिभाषित किया गया है। यस, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 243B। ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल 243B में दी गई है और इसके अधिकारों और कार्यों का उल्लेख 243A में किया गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 243B ग्राम सभा को एक ऐसे निकाय के रूप में परिभाषित करता है जिसमें पंचायत क्षेत्र के किसी गांव की निर्वाचन नामावली की में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा, यह पंचायत क्षेत्रों की सभी वयस्क मत जनसंख्या से मिलकर बनी होती है। नहीं, ये बेसिकली प्रदान किए गए अधिकारियों कार्यों द्वारा ग्रामीण स्तर निष्पादन, और ये जो है किससे किसी मतलब ग्राम सभा को निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पंचायत क्षेत्र के किसी गांव की निर्वाचक प्रणाली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, जो जो उसमें निर्वाचक उसमें नामावली होती है निर्वाचक मंडल में, वो शामिल होते हैं। तो ये इज द करेक्ट, सूची में जिसका नाम हो। नेक्स्ट 67। 67 भी पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज को संवैधानिक का सिफारिश किया था। नहीं, इन्होंने किया था, उनका नाम था जो है, क्या नाम था जिन्होंने इसके लिए रिकमेंड किया था, LM सिंघवी। LM सिंघवी ने किया था। ठीक है, तो ये गलत है। अभी ए गलत है तो आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर चलो, स्वतंत्र भारत में पहली पंचायती राज संस्था का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं किया, PT नेहरू ने किया था। ठीक है, कब किए थे, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर को। ठीक है, नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान में। GVK राव समिति ने विकास के नौकरशाहीकरण और पंचायती राज संस्थाओं के इससे अलगाव को उजागर किया। यस, ये सही है, तो केवल एक ऑप्शन सही है इसलिए। फिर चलते 68 में। 68 क्या है, संविधान में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के 1/3 से अधिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है, पंचायत में है। ठीक है, 1/3 रिजर्व फॉर द वीमेन, 1/3 फॉर द SC। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष पदों की संख्या में से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यस। दूसरा, वर्तमान में 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों या नियमों में महिलाओं के लिए 50% का प्रावधान करती है। यस, 21 राज्य में 50% का प्रावधान करती है, तो बी इज द करेक्ट। जैसे बिहार में 50% है, यूपी में 33%। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनिवार्य सब्जेक्ट कौन कौन है। ठीक है, तो पंचायत में कितने सब्जेक्ट है, 29, उसमें अनिवार्य सब्जेक्ट कौन कौन है, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो है वित्तीय अधिकार प्रदान करना, ये नहीं है। ठीक है, वित्तीय अधिकार प्रदान करना ये नहीं है। ओके,
और जो कौन सा नहीं है इसमें, तो मध्यवर्ती के साथ ही जो है जिला स्तर की पंचायतों में चुनाव होता है, तो ये भी नहीं है। बाकी ये सही है, सभी स्तरों पर पंचायत चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो जो है ये गलत है, बाकी ये दोनों, ये सही है और ये सही है। तो दो, सभी स्तरों की पंचायतों के लिए 5 वर्षों की अवधि तय करना, और मध्यवर्ती पंचायतों में ग्राम पंचायतों को अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व देना, तो दो सही है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर पे। उपयुक्त में से कितने राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, ठीक है। तो छोटे राज्यों में 20 लाख वालों से जिसकी जनसंख्या कम है उसमें नहीं होती है, उसमें 2 लेवल की होती है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इसमें नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला में, 2 राज्यों में केवल 2, बी इज द करेक्ट। 70 नेक्स्ट चलते हैं 71 पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले लोकसभा में बहुमत साबित करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो है, जो व्यक्ति संसद में किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। 72 पे चलते हैं। कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं, तो वन्य जीव में होते हैं, राष्ट्रीय आपदा में होते हैं, राष्ट्रीय एकता में होते हैं, इसमें नहीं होता, इसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऐसा करते हैं रक्षा अधिग्रहण का, तो इसमें 3 सही है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 73। कौन सा सही है, ठीक है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के पास संसदीय कार्यवाहियों में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल। भारत के सॉलिसिटर जनरल भारत के महाधिवक्ता अटॉर्नी से स्वतंत्र नहीं, उसके अंतर्गत काम करते हैं महाधिवक्ता के, ए इज द करेक्ट, ठीक है। फिर चलते हैं 74 पे। 74 क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के भार ग्रहण करने के 5 वर्ष से अधिक समय पद बना रह सकता नहीं, वो 5 वर्ष तक होता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यस, एस राधाकृष्णन एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की उपराष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 कार्यकालों के लिए चुना गया था, ये तो सही है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन कौन सही है आंसर, 74 का बी इज द करेक्ट। क्यों, क्योंकि राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति नहीं है, ये गलत हुआ। क्यों, क्योंकि वो भी थे, कौन थे, हामिद अंसारी भी थे, जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे, अंसारी, ठीक है। पहला सही है, 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, ठीक है। मूल रूप से प्रावधान था कि राष्ट्रपति का चुनाव, मूल संविधान की बात कर रहा है, मूल संविधान प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। यस, लेकिन जो है ये बाद में चेंज किया गया है और 1961 में संशोधन करके चुनाव किया जाता, ठीक है, अलग अलग दोनों सदनों में। फिर उपराष्ट्रपति चुनाव पर दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, ठीक है। कोई भी सदस्य किसी दल का किसी को भी वोट दे सकता है, इसका मतलब ये सीक्रेट वोटिंग होता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक मत वोट का मूल्य समान होता है, ये भी सही है, ठीक है। वोट जो है समान होता है इनमें।
साथ एक संसद का एक वोट। तो इसका सी इज द करेक्ट, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 76। क्षमादान की शक्ति और प्रकृति पूछ रहा है। तो लघुकरण सजा की प्रकृति को बदलकर कम करना या परिवर्तन करना। ठीक है, जैसे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास, मृत्युदंड को आजीवन में, परिहार में सजा की अवधि को कम करना लेकिन सजा की प्रकृति को नहीं बदलना। जैसे कठोर कारावास 5 साल का था, 1 साल का कठोर कारावास। विराम क्या है? फांसी की सजा को अस्थायी रूप से स्थगित, ये नहीं है। विराम में बेसिकली जब कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है, ठीक है, इसके तहत किसी विशेष तथ्य जैसे कि किसी दोषी की शारीरिक अक्षमता हो या किसी महिला अपराधी की गर्भावस्था हो। गर्भावस्था अक्सर बार बार पूछता है, गर्भावस्था तो विराम के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना, तुरंत सही हो जाएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, बी, तो मैक्सिमम में बी ही सही हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं और 77 पे चलते हैं। ठीक है, 77 क्या है? निम्नलिखित में से किन विधेयकों को विधायिका में पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती? संचित निधि से, भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक, संघीय विधेयक, बिल्कुल इसमें पूर्व अनुमति लेनी होगी। ऐसा विधेयक जो राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, आवागमन को प्रतिबंधित करता हो। ठीक है, दूसरा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन न आए तो राज्य के निर्माण से संबंधित कोई संघीय विधेयक। तो इस तीनों में लेती है। ठीक है, तीनों सही। नेक्स्ट चलते हैं 78 पर। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। यस, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के फैसले से पहले की गई कार्रवाइयां वैध होंगी, बिल्कुल वैध होंगी। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 79। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद प्रशासनिक रूप से किसके अधीन रखा गया है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत रखा गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2018 से। नेक्स्ट 80 नंबर पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन गलत है? ठीक है, तो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यस, उसे संसद सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं, उसे विशेष अधिकार उन्मुक्तियां प्राप्त, तो ये गलत है। महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं है। ठीक है, पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, बी वाला। उसे निजी कानूनी प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जाता। यस, आर्टिकल 76(2)(8), ये तो बी इज द करेक्ट। ठीक है, आगे है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में संशोधनों में से कौन सा राष्ट्रपति को किसी भी मामले में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो किसमें देता है? 44 में ही होगा। ठीक है, ये जब जनता पार्टी की सरकार थी तो शक्ति दी गई थी कुछ राष्ट्रपति को। नेक्स्ट चलते हैं 82 में। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। यस, सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख मंत्री मंडल सचिव होता है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, बिल्कुल। तो सी इज द करेक्ट, 1 एंड 2 दोनों राइट। नेक्स्ट 83। जब लोकसभा मंत्री परिषद सीओएम के विरुद्ध, यानी कि लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को, जिनमें राज्यसभा के सदस्यों भी शामिल हैं, इस्तीफा देना होता है। यस, इसकी मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या संसद की नहीं, लोकसभा की कुल 15% होगी। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये किया गया, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 84। पद्म पुरस्कार समिति का गठन और अध्यक्षता। ठीक है, क्रमशः
पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल का सचिव। तो सी इज द करेक्ट। 85 चलते हैं। भारत में उप प्रधानमंत्रियों के बारे में है, ठीक है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है बिल्कुल। मोरारजी देसाई भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? नहीं, पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1947। ए इज द करेक्ट। फिर चलते हैं 86 पर। किस पदाधिकारी को सरकार का मुख्य सचेतक कहा जाता है? विप। विप्स नाम सुने होंगे। वो देख रेख रखता है कि कौन सा लोग जो है पार्टी के किस में वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय वो होते हैं। फिर चलते हैं 87 पे और कथन के क्वेश्चन आगे। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के शासन लागू करने हेतु सिफारिश करने का विवेकाधिकार प्राप्त है? विवेकाधिकार प्राप्त है, यस। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार कुछ मामलों में राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल राज्य विधान परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट 88 में देखते हैं। उपरोक्त विभागों में से कौन सा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केवल ये आता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक, DPIIT, ठीक है। ए इज द करेक्ट। 88। नेक्स्ट चलते हैं 89 पे। भारत का संविधान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, यस। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 90 नंबर पे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के संबंध में। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय कोयला मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? नहीं, कोयला मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्ट्री। कोल बीड मीथेन नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, तो बी इज द करेक्ट। फिर 91 के सी। राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस मामले पर सलाह राज्यपाल को सलाह देता है? ठीक है, तो जो है राज्य विधानमंडल के सत्र का सत्रावसान करना, उसे आहूत करना, यस। राज्य मंत्री के पदच्युत के निर्णय पर, ठीक है, उनको हटाने के लिए राज्य मंत्री को। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत विधानसभा के किसी सदस्य की निहारिता के लिए वो जो है स्वतंत्र है, इनके अनुसार नहीं काम करता, ठीक है। अधिकार जो है अध्यक्ष के पास है, ना कि उनके पास। तो जो है कौन सा सही होगा? तो एक दो मतलब एक दो सही। फिर 92 पे चलते हैं। कि संविधान संशोधनों के माध्यम से कितने प्रावधान शामिल हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रावधान जो है संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए? एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करना, ठीक है, तो ये शामिल है, यस। आर्टिकल 153 और ये संशोधन किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दूसरा, ये भी 15% विधानसभा का, ठीक है, मंत्री होंगे। तो ये किसके तहत है? ये है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। प्रत्येक आम चुनाव से पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल राज्य विधानमंडल को संबोधित करेगा, ये नहीं है, ठीक है। ये 176(1) में दिया गया है, संविधान में ही संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 93, राज्य के राज्यपाल के संबंध में, ठीक है। राज्य के राज्यपाल के संबंध में पूछ रहा है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, यस। वह 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता है राष्ट्रपति चाहे तो ये गलत।
संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है जिसके आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। यस, तो सी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 94। ठीक है, 94 देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को उसी रीत से हटाया जाता है जिस रीत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि महाधिवक्ता को वैसे ही हटाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 65 के तहत गवर्नर हटाता है मंत्रिमंडल के कहने पर। दूसरा है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। यस, ठीक है, तो इसमें जो है एक गलत है और दूसरा जो है सही है, डी इज द करेक्ट। फिर 95 पे चलते हैं। 95, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में एक पृथक सचिवीय कर्मचारी यानी स्टाफ होता है, सचिवीय स्टाफ होता है। ठीक है, ये शायद मिस्टेक हो गया। तो राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में एक सचिव होता है, तो ये होता है, सही है, सिंपल सा स्टेटमेंट। विधानसभा के सचिव स्टाफ में नियुक्तियों की भर्तियों सेवा करते अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो है गवर्नर करता है, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 96। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्यपाल के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है? तो इस डी में, जब कोई विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को संकट में डालता है। ठीक है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों से आवंटन संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है सही है क्योंकि ये आर्टिकल 77 जो सरकारी कार्यों के आवंटन से संबंधित है। यस। दूसरा, मंत्रालय विभाग भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सृजित किए जाते हैं। सृजित नहीं, प्रधानमंत्री के रिकमेंडर से प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट। फिर चलते हैं 98 पे। 98 क्या कहता है कि कितने कार्य जिसमें इसमें है वो उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा किए जाते हैं? तो मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन। यस। पैक की गई वस्तुओं के विनियमन। यस। माप तोल के मानक विधि का माप डिजाइन अधिनियम, ये भी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की निगरानी। यस। इसमें सभी चारों किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लगभग सही होंगे, सभी ऑप्शन सही होते हैं। नेक्स्ट 99 पे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक है, राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। राज्यपाल को मंत्रियों द्वारा मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने का अधिकार नहीं। मंत्री जो कोई भी सलाह राज्यपाल को देता है उसमें जो है और जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उसका, तो गलत। दूसरा, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में दंडिक या न ही दीवानी कार्यवाहियां शुरू की जा सकती, दंडिक की जा सकती। ठीक है, अनुच्छेद 361 के तहत छूट तो प्राप्त है, लेकिन दीवानी मामलों के लिए समान स्तर की व्यापक उन्मुक्तियां प्रदान नहीं करता। यद्यपि दीवानी कार्यवाही प्रतिबंधित हो सकती है, वह पूरी तरह से निषिद्ध नहीं है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी व्यक्तिगत हैसियत से की गई कार्यवाहियों के लिए दीवानी कार्यवाही शुरू करने से पहले 2 महीने दीवानी शुरू की जा सकती है, दांडिक नहीं, दीवानी। ठीक है, 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा, 2 मंथ बिफोर नोटिस। ओके, तो इसमें जो है कोई सही नहीं है, डी इज द करेक्ट। आज का लास्ट देखते हैं। भारत में राज्य के सार्वजनिक या सरकारी विश्वविद्यालयों में राज्य की पूछा है में कुलाधिपति का पद किसके पास होता है? तो राज्य का राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, अगर यहीं पर केंद्र में पूछा होता, केंद्र लिखा होता,
तो राष्ट्रपति के साथ होता। बी इज द करेक्ट। इस प्रकार हम लोग जो है कंप्लीट किया इस टेस्ट को। नेक्स्ट मिलते हैं 11 नंबर पे। देन थैंक यू वेरी मच।